फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों जीएफआर का चैप्टर नंबर 6 अपने डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो के अंदर रूल नंबर 170 तक अपनों ने पढ़ लिया था। आज दोस्तों 171 से लेकर 100 ऑन आगे डिस्कस करेंगे। राइट, तो दोस्तों 171 पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर 171 पे अपने चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 दोस्तों क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है। ठीक है, तो पहले दोस्तों जनरल इसमें बातें बता दी, गुड्स की डेफिनेशन इसमें दे दी। बीपीपी आपको याद रखना है, एक्सक्लूड किया है गुड्स की डेफिनेशन से। ठीक है, बुक्स, पीरियोडिकल्स एंड पब्लिकेशंस। राइट, इसके बाद दोस्तों 144 के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल दे दिए कि पब्लिक बाइंग जब भी आपको करनी रहती है तो आपको किन किन रूल्स का ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रूल नंबर 147 इंपॉर्टेंट था। 149 के अंदर आपको बहुत सारे डेटा दे दिए गए थे। ठीक है, डेटा आपको याद रखने हैं। राइट, इसके बाद दोस्तों सप्लायर्स का रजिस्ट्रेशन की बात थी। इसके बाद दोस्तों अगर कोई सप्लायर गड़बड़ करता है तो उसको डिबार करा जा सकता है 151 के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद अपनों ने क्या देखा दोस्तों, कुछ रिजर्व्ड आइटम हैं जो आपको क्या है पर्टिकुलर इन्हीं से खरीदने हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कुछ परसेंटेज है, KVIC हुआ। राइट, इसके बाद दोस्तों कमेटी, परचेज कमेटी से आपको कब चीज़ें खरीदनी है। ठीक है, विदाउट कोटेशन दोस्तों आपको कब खरीदना है। राइट, जो ऑफलाइन आप खरीदते हो विदाउट कोटेशन आप कब खरीद सकते हो, 154 के अंदर ये बताया गया है। इसके बाद दोस्तों ई पब्लिशिंग आपको करनी है। ठीक है, ई पब्लिशिंग बोले तो मतलब सब काम जो है आपको पब्लिश करना है कंप्यूटर पे, वेबसाइट्स पे, CPPP पोर्टल पे आपको चीज़ें डालनी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। ई प्रोक्योरमेंट दोस्तों आपको करना है। राइट, इसके बाद दोस्तों जो 158 था इसके अंदर कई सारे मेथड दिए गए थे। ठीक है, कि जो आप परचेजिंग है वो इन तरीक़ों से कर सकते हो। ठीक है, जो बिड है आप इन तरीक़ों से ले सकते हो। राइट, तो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है, 2 स्टेज बिडिंग है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी है और इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन है। ठीक है, तो इनकी बेसिक बातें जो है इसके अंदर बताई गई है। ये अपनों ने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर स्टडी कर चुके हैं अपने। राइट, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन क्या था दोस्तों, जो आपका रियल टाइम पे आपको क्या है बेस्ट बिड आपको जो निकाल के देगा। ठीक है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी दोस्तों नाम से पता लग रहा है। 2 स्टेज बिडिंग के अंदर एक टेक्निकल बिड और फाइनेंस बिड आएगी। ठीक है, 2 बिड सिस्टम के अंदर दोस्तों क्या है वो सेम ही है। राइट, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, 2 बिड सिस्टम के अंदर एक साथ आपके पास दोनों आ जाएगी, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड। 2 स्टेज बिडिंग में दोस्तों क्या है, जो टेक्निकल बिड में पास होगा वही क्या है आगे जाएगा। राइट, और इसमें लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में क्या है दोस्तों, कुछ लिमिटेड अपने को करनी है इंक्वायरी। राइट, एडवर्टाइज या दोस्तों इसको ओपन टेंडर इंक्वायरी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, आप किसी को भी टेंडर इनवाइट कर सकते हो और किसी से भी सामान प्रोक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों बेसिक डिफरेंस बता दिया डिटेल में अपनों ने, जो पैरा जब अपनों ने पढ़े थे इनमें अपनों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन तक हो गया था। इसके बाद बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या बातें रहेगी। ठीक है, ये सारी बातें आपके क्या है बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर रहती है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों क्या होगा, मेंटेनेंस के लिए कुछ टाइम तक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि जो भी सामान आपने परचेज़ किया है उसकी मेंटेनेंस जो क्या है वो आपको सप्लायर देगा। बिड सिक्योरिटी, तो बिड सिक्योरिटी दोस्तों वही हुई, कोई भी मान लो टेंडर है। ठीक है, तो टेंडर में जो भी लोग भाग लेने आएंगे, जो भी सप्लायर उसको सप्लाई करने की इच्छा जताएगा उसको क्या है बिड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि क्या है वो बिड ऑल्टर ना कर दे। राइट, तो उससे बिड सिक्योरिटी ली जाएगी। अब दोस्तों जब इसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएगा, मान लो 5 लोग थे। ठीक है, 5 में से ऐसा तो नहीं सभी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, 5 लोगों ने बिड डाली। ठीक है, 5 लोगों ने दोस्तों बिड डाली, तो क्या होगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा, मान लो ये तो टेंडर था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया, मान लो 3 नंबर वाले को हो गया, तो उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी क्या है जमा करवानी पड़ेगी। और दोस्तों जो बाकी जो 5 में से थर्ड को हो गया, बाकी 4 नंबर जो बचे थे उनको बिड सिक्योरिटी जो क्या है वापस दे दी जाएगी। उसका टाइम पीरियड इसके अंदर दिया गया है, जल्दी से जल्दी दे दो, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के 1 मंथ के अंदर आप दे दो। ठीक है, तो ये सारी बातें जो क्या है इसके अंदर बताई गई है। ठीक है, ये हुआ बिड सिक्योरिटी। राइट, तो इसके बाद दोस्तों अपने पढ़ते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या होती है, ये अपने आज पढ़ेंगे। ठीक है, 170 तक जो क्या प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था।
तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के अंदर ये क्या बोल रहा है रूल नंबर 171 के अंदर, राइट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टू एंश्योर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सक्सेसफुल बिडर अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट। कि मान लो आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है एक्स फर्म से, और आपको क्या है सामान चाहिए, गुड्स की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, सर्विसेज की भी बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सर्विसेज के बारे में आएगा। जो भी आपने दोस्तों गुड्स परचेज करना है उसका आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 5 लोग थे, 5 में से ABCD 4 लोग थे, ठीक है, 4 लोग मान लो, ABCD में से B को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ठीक है। तो B से दोस्तों जब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया तो इससे क्या है, इससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी ली जाएगी, ठीक है। क्या करने के लिए, ताकि इसकी परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट के दौरान सही रहे। परफॉर्मेंस बोले तो ये सामान सही सप्लाई करे, कोई गड़बड़ नहीं करे, इसका पैसा दोस्तों अपने पास होगा तो अपने मतलब एक स्टेप इससे, एक कदम अपने से आगे रहेंगे, ठीक है। कोई भी गड़बड़ करता है तो हम इसकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कि जो सक्सेसफुल बिडर होगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है, उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाएगी, 1 नंबर बात, ठीक है। आगे चलते हैं, अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ वर्क्स एंड प्लांट। दोस्तों जो भी वर्क या प्लांट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जो भी वर्क या प्लांट से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन केस के अंदर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो क्या है लेने का मेथड अलग है। लेकिन दोस्तों जो गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो गुड्स आपको परचेज करना है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो क्या है डिपेंड करती है कितनी लेनी है वो मार्केट कंडीशंस पे, ठीक है। या दोस्तों कोई कमर्शियल प्रैक्टिस हो रही है किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है, तो उतनी उनसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाती है, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, जब वर्क्स और दोस्तों जब प्लांट्स की बात आएगी, ठीक है, वर्क्स दोस्तों कहाँ पे होता है, जब MES हम पढ़ते हैं तो MES के अंदर दोस्तों क्या है वर्क्स से रिलेटेड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आती है, ठीक है। जब MES के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट, नॉर्मल दोस्तों जो भी होगा गुड्स से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, उनकी दोस्तों परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वो वेरी करेगी इस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से, ठीक है। तो आपको इन दोनों को मिक्स नहीं करना है, राइट, गुड्स को और वर्क्स और प्लांट्स को, राइट। तो ये दोस्तों इस प्रकार की लाइनें जो क्या है ऑप्शंस में दे के क्या है वो एग्जामिनर जो है पूछेगा अपने से, ठीक है। तो ये आपने को याद रखनी है। वर्क्स और प्लांट का दोस्तों अलग मेथड है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का, और जो बाकी गुड्स के लिए जो है उसका किस पे डिपेंड करेगा, उसका डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशंस पे, ठीक है, या कोई कमर्शियल प्रैक्टिस उस टाइम पे हो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड बी फॉर एन अमाउंट ऑफ 3 to 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट स्पेसिफाइड इन द बिड डॉक्यूमेंट। 3 से 10% तक होगी इसके अंदर गुड्स के लिए, ठीक है, इजी बातें हैं। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में भी फर्निश्ड इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, श्योरिटी बॉन्ड, अकाउंट पेड, डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट फ्रॉम ए बैंक, from a commercial bank guarantee including e-bank guarantee from a commercial bank or online payment in an acceptable form safeguarding the purchasing interest in all respect, ठीक है। तो ये दोस्तों बता दिया परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो क्या है किन किन रूप में आप जमा करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका दोस्तों 1 नंबर पॉइंट। अगला पढ़ते हैं, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days beyond the date of completion of all contractual obligations of the supplier including warranty obligations। अब दोस्तों जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है ऐसा नहीं है कि उसने सामान दे दिया और आप इसको जो क्या है रिफंड कर दो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, ठीक है। ये दोस्तों वैलिड रहेगी इसके कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाने के 2 महीने बाद तक, ठीक है, 60 डेट तक। और उसका दोस्तों क्या है वारंटी के लिए जो भी ऑब्लिगेशंस होंगे, मान लो 1 साल की वारंटी दे रहा है तो तब तक भी क्या है ये वैलिड रहेगी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, ठीक है। ये उसको वापस से नहीं करनी है, रिफंड उसको नहीं देनी है, राइट। तो ये हुआ, राइट। तो ये आपका क्या हुआ दोस्तों परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो क्या है, याद ही अपने को ये रखना है इसके अंदर मोटा मोटा, ये जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है दोस्तों वो 60 दिन तक क्या है वैलिड रहेगी, ठीक है। आपकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट के जो एब्लिगेशंस जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बातें लिखी गई है वो सारी पूरी हो जाने के 60 दिन के बाद तक जो क्या है ये वैलिड रहेगी। ये डेटा आपसे पूछ सकता है 60 डेज, ठीक है। अगला है दोस्तों, बिड सिक्योरिटी शुड बी रिफंडेड टू द सक्सेसफुल बिडर ऑन रिसिप्ट ऑफ द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। और दोस्तों क्या है, पहले तो बोल दिया था जो अनसक्सेसफुल बिडर, जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं हुआ उसको बिड सिक्योरिटी वापस कर दो हाथों हाथ, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो सक्सेसफुल बिडर हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है उसको भी क्या है बिड सिक्योरिटी वापस कर दो जब आपके पास परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आ जाए,
ठीक है। तो ये दो बातें हैं, बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, राइट। तो ये समझ में आया दोस्तों आपको। तो 171 आपका कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं अपने 172 पे। तो ये देखिए दोस्तों क्या है, आगे है 172 एडवांस पेमेंट टू अ सप्लायर। अगला है दोस्तों रूल नंबर 172 एडवांस पेमेंट टू अ सप्लायर, राइट। तो दोस्तों जो भी सामान परचेज अपने करेंगे, गुड्स अपने परचेज कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट तो करना ही है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों एडवांस पेमेंट का भी एक क्लोज है, राइट। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑर्डिनरली पेमेंट्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड और सप्लाईज मेड शुड बी रिलीज्ड ओनली आफ्टर द सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड और सप्लाईज मेड। सामान्यतः दोस्तों क्या होता है, साधारणतः क्या होता है, पेमेंट जो है करनी है आपको, जो या तो किसी सर्विसेज की या कोई भी सप्लाई की, तो वो तभी आपको रिलीज़ करनी है जब सर्विस या सप्लाई जो क्या है वो पूरी हो जाए, ठीक है। आपको सामान चाहिए था, आपके पास आ गया, आपको उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। हाउ एवर इट मे बिकम नेसेसरी टू मेक एडवांस पेमेंट फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ केसेस। फिर भी दोस्तों कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको एडवांस पेमेंट करना जो क्या है वो नेसेसरी हो जाता है, वो कंपलसरी हो जाता है। तो कौन कौन से केसेस हैं? पहला केस क्या है दोस्तों, एडवांस पेमेंट डिमांडेड बाय फर्म्स होल्डिंग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर्स एंड अदर कॉस्टली इक्विपमेंट। अगर दोस्तों कोई भी फर्म है वो क्या करती है, उसने आपके साथ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब वो मेंटेनेंस करती है चीज़ों की, किन किन की, एसी की सर्विस करेगी, कंप्यूटर की सर्विस करेगी, या कोई और कॉस्टली इक्विपमेंट जो है आपके प्रेमिसेस के अंदर, वहाँ पर वो अगर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट उसने कर रहा है तो उसको एडवांस पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको याद रखना है। दूसरा दोस्तों, एडवांस पेमेंट डिमांडेड बाय फर्म्स अगेंस्ट फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये भी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के टाइप हैं, या तो फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट हुआ या कोई टर्न की कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इन केस के अंदर दोस्तों क्या, सच एडवांस पेमेंट शुड नॉट एक्सीड द फॉलोइंग लिमिट। तो इसमें दोस्तों बोल दिया कि एडवांस पेमेंट तो करनी है आपको, ठीक है, लेकिन क्या है कुछ लिमिट्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों एडवांस पेमेंट मांगी और आपने क्या है 90% कर दी, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, अगर टर्न की कॉन्ट्रैक्ट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, या फैब्रिकेशन टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो, फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट हो या टर्न की कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू प्राइवेट फर्म। कोई भी अगर दोस्तों प्राइवेट फर्म आपको सामान सप्लाई कर रही है, ठीक है, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उनको एडवांस पेमेंट जो क्या है ये 30% से ज़्यादा आपको नहीं करनी है, ठीक है। 30% से ज़्यादा जो क्या है वो लिमिट एक्सीड नहीं करेगी। दूसरा दोस्तों 40% कब नहीं करेगी, 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी और पीएसयू। अगर दोस्तों कोई पीएसयू से सामान ले रहे हो या कोई स्टेट से या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की ही कोई एजेंसी है, ठीक है, तो आप 40% तक उसको पेमेंट कर दो, ठीक है। प्राइवेट फर्म से दोस्तों क्या है 30%, सरकारी कोई संस्था है केंद्र की या राज्य की या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो आप 40% तक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों सी नंबर में क्या है, इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेएबल फॉर 6 मंथ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब दोस्तों मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो लंबा चलेगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो एक बार गुड्स आ गया तो क्या है आपका उससे कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशंस जो है वो ख़त्म हो गई, प्रोवाइडेड उसमें कोई वारंटी ऑब्लिगेशंस अगर इंक्लूड नहीं है तो, ठीक है। मान लो दोस्तों मुझे टेबल खरीदने थे, ठीक, 50 टेबल खरीदने थे, किसी ने दे दिए, मान लो कोई फर्म ने, ठीक है, कोई फर्नीचर की फर्म थी, तो टेबल आ गया, मैंने उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है वहाँ पे ख़त्म हो गई, मान लो गारंटी वारंटी कोई नहीं है। अगर दोस्तों कोई भी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो मेरे ऑफिस के अंदर 50 एसी लगे हुए हैं, ठीक है, 50 दोस्तों क्या है एसी लगे हुए हैं, तो इनकी क्या है हर 6 महीने में हर सीजन में एक क्या है मेंटेनेंस इनकी होनी है। मैंने मान लो 5 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है, 2 साल का किया है, ठीक है, तो दोस्तों इनको क्या है जितनी पेमेंट मुझे 6 महीने के अंदर करनी है, ठीक है, मान लो पर मंथ में इनको 10,000 रुपये देता हूँ, ठीक है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट मान लो कितने का भी हो 20 लाख का हुआ है, पर महीने मेरी लाइबिलिटी जो है 10,000 रुपये की है, तो 6 महीने में कितने दूंगा मैं 60,000 रुपये दूंगा। तो दोस्तों इनको एडवांस पेमेंट जो क्या है वो 60,000 रुपये से ज़्यादा नहीं देनी है, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर बोली गई है, दोबारा पढ़ते हैं। इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर 6 मंथ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। 6 महीने के अंदर जितनी आप उनको पेमेंट दोगे, एडवांस पेमेंट जो है उस 6 महीने की पेमेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अगला है मिनिस्ट्री, इसी के अंदर कुछ कंडीशन दी गई है। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के दोस्तों कोई भी विभाग है, मिनिस्ट्री है, वो रिलैक्स कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। क्या? द सीलिंग्स इंक्लूडिंग परसेंटेज ले डाउन फॉर द एडवांस पेमेंट फॉर प्राइवेट फर्म्स मेंशन्ड अबव। ठीक है, कोई भी दोस्तों मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो क्या कर सकती है अपने एफए से कंसर्न करके जो सीलिंग्स दी गई हैं, ठीक है, प्राइवेट फर्म्स के लिए एडवांस पेमेंट के लिए जो 30% था, ठीक है, उसमें क्या कर सकती है दोस्तों, उसको रिलैक्स कर सकती है, उसको 35 कर सकती है, 40 कर सकती है। ठीक है, वाइल मेकिंग एनी एडवांस पेमेंट एज अबव, एडिक्वेट सेफगार्ड्स इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी एक्सेट्रा शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्म। जब भी दोस्तों एडवांस पेमेंट करते हो तो कुछ क्या है, आपको सिक्योरिटीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब दोस्तों एक चीज़ है इसके अंदर, अब एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों जब भी सवाल आते हैं, अभी जो लास्ट ईयर जो एसएएस का एग्ज़ाम हुआ है, अभी इसी साल जो एसएएस का एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर दोस्तों बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे गए थे जिसमें मान लो कि इसमें अभी ये पूछ लेगा आपसे कि प्राइवेट फर्म से जो क्या है, अगर टर्न की कॉन्ट्रैक्ट हो या फैब्रिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो जो प्राइवेट फर्म है उसको एडवांस पेमेंट जो क्या है कितनी % आप दे सकते हो। ठीक है, 30% आप दे सकते हो, राइट। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन और भी तो है कि कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर वो फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसर्न कर ले तो इसकी सीलिंग जो क्या है वो बढ़ भी सकती है। ठीक है, ये देखो एडवांस पेमेंट की कंसर्न कर ले, ठीक है, तो उसको रिलैक्स भी करा जा सकता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों पेपर के अंदर सवाल आएगा तो वो 30% से ही पूछेगा। हालांकि इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आप मान सकते हो, ये एज ए फैक्ट भी है, लेकिन ये फैक्ट जो क्या है दोस्तों, इसमें अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के दोस्तों सवाल पूछे गए हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगर ये 30% पूछेगा तो ये बात भी सही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो ये लाइन इसके साथ अटैच करके दे, हालांकि ऑप्शन के अंदर दोस्तों क्या ये अटैच करके देनी चाहिए उसको। ठीक है, कि प्राइवेट फर्म से 30% है, नीचे उसी ऑप्शन में कंटिन्यू दे देगी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है इसको रिलैक्स भी कर सकते हैं अपने एफए से कंसर्न करके, तब ये पूरा ऑप्शन सही माना जाएगा। लेकिन दोस्तों 30% भी देगा वो तो भी क्या है, आपको सही उसको टिक करना है, राइट। तो ये बात हो गई आपकी 172 की एडवांस पेमेंट टू द सप्लायर। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई दोस्तों, इजी था। अगला चलते हैं 172 के अंदर क्या बोल रहा है, पार्ट पेमेंट टू द सप्लायर डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ द डिलीवरी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कैसी डिलीवरी देनी है, कब देनी है। पार्ट पेमेंट टू द सप्लायर में बी रिलीज्ड आफ्टर इट डिस्पैचेस द गुड्स फ्रॉम इट्स प्रेमिसेस इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी दोस्तों सप्लायर जो क्या है अपने उसके प्रेमाइसेस से, अपनी जगह से सामान को रिलीज़ कर देगा, उसके बाद क्या है उसको आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 173 के अंदर क्या बोल रहा है ये, ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी सबको पता है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, कंपटीशन दोस्तों, कंपटीशन सबको पता है। फेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब जो भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होगा आपका, ठीक है, मान लो आप कोई भी एक्स आइटम परचेज कर रहे हो, तो उसके अंदर दोस्तों जो भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कंपटीशन से आप खरीदोगे तो दोस्तों क्या है, आपको बेस्ट वैल्यू के अंदर बेस्ट सामान मिलेगा, फेयर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों आप बायस्ड हो जाओ किसी सप्लायर की तरफ, राइट। और दोस्तों आर्बिट्रेरीनेस इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है उसका एलिमिनेशन होना चाहिए, मतलब कोई भी मनमानी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आर्बिट्रेरीनेस का दोस्तों हिंदी मीनिंग जो क्या है, कोई भी मनमानी जो क्या है उसके अंदर नहीं चलेगी किसी की भी, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो क्या है वो कैसे अच्छा हो सकता है, उसकी सारी बातें जो है इसके अंदर बताई गई है। ऑल गवर्नमेंट परचेजेस शुड बी मेड इन ए ट्रांसपेरेंट, कॉम्पिटिटिव एंड फेयर मैनर। ठीक है, टू सिक्योर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हो तो आप बेस्ट पैसे के अंदर, मतलब कम से कम पैसे के अंदर बेस्ट सामान खरीद सकते हो। ठीक है, दिस विल ऑल्सो एनेबल द प्रोस्पेक्टिव बिडर्स टू फॉर्मुलेट एंड सेंड देयर कॉम्पिटिटिव बिड्स विद कॉन्फिडेंस। अगर दोस्तों ऐसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, कंपटीशन होगा, फेयर होगा, तो क्या बहुत ज़्यादा लोग जो क्या है अट्रैक्ट होंगे और अपनी जो क्या है बिड्स जो क्या है वो सेंड करेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि उनको पता है दोस्तों अगर फेयर है, कोई भी इसके अंदर गड़बड़ नहीं हो रही है, किसी एक को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा बिड आपके पास आने के चांसेस है। सम ऑफ द मेजर्स फॉर इंश्योरिंग द अबव आर एज फॉलो। इनके अंदर दोस्तों सिस्टम जो क्या है प्रोक्योरमेंट का कब ट्रांसपेरेंट होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, फेयर होगा,
ठीक है, आर्बिट्रेरीनेस जहाँ पे नहीं होगी, उसके लिए कुछ बातें जो क्या है यहाँ पे दी गई है, ठीक है, कि आपको क्या क्या करना है। द टेक्स्ट ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ कंटेंड। सेल्फ कंटेंड का मतलब क्या है दोस्तों, स्वपूर्ण, मतलब जो वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी बातें जो इससे क्या है उसके अंदर ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको समझ में ना आए या बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज हो उसके अंदर, ठीक है। इन द टेक्स्ट ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट the text of the bidding document should be self-contained and comprehensive without any ambiguities। सेल्फ कंटेंड हो, स्वपूर्ण होना चाहिए, और दोस्तों कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, सबको समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, कोई भी उसके अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑल एसेंशियल इन्फॉर्मेशन विच ए बिडर नीड्स फॉर सेंडिंग रेस्पॉन्सिव बिड शुड बी क्लियरली स्पेल्ड आउट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट इन सिंपल लैंग्वेज। और दोस्तों सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी, जिससे क्या है दोस्तों, एक कोई भी बिडर है जो क्या है रेस्पॉन्स करना चाहता है, बिड देना चाहता है कि हाँ मैं एक्स आइटम जो है आपको इतने में सप्लाई कर दूंगा, उसको वो सारी चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में समझ में आनी चाहिए, ठीक है। द कंडीशन ऑफ प्रायर टर्नओवर एंड प्रायर एक्सपीरियंस में बी रिलैक्स्ड फॉर स्टार्टअप्स। दोस्तों जब भी आप सामान की जो क्या है सप्लाई लेते हो, किसी सप्लायर से परचेज आप करते हो, तो कंपनी का क्या है दोस्तों, टर्नओवर वगैरह भी देखा जाता है कि कितनी की बड़ी कंपनी है, हमारी डिमांड पूरी करेगी, और दोस्तों उसका पिछला एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये सब चीज़ें भी क्या है ध्यान में रखी जाती है जब भी अपने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किसी को करते हैं तो, ठीक है, राइट। लेकिन दोस्तों कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनके लिए प्रायर टर्नओवर और उनका प्रायर एक्सपीरियंस जो क्या है उनको रिलैक्स करा जा सकता है, ठीक है। तो वो कौन से स्टार्टअप हो सकते हैं, वो दोस्तों डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो क्या है, अगर वो डिफाइन करता है तो, ठीक है। लेकिन इसमें भी दोस्तों क्या ध्यान रखना है कि जो आप सामान उनसे लोगे, भले ही इस डिपार्टमेंट ने उन फॉर्म्स को क्या है एक स्पेशल दे दिया कि हाँ आपसे ये सब दोनों चीज़ें हम नहीं देखेंगे, लेकिन दोस्तों उनकी क्वालिटी और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और सारे जो भी प्रोविजंस हैं आपके बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर, जो भी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो सारी वो पूरी करेंगे, तभी उनको वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अवार्ड उनको करना है, ठीक है। द बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड कंटेन इंटर आलिया, ठीक है, कि जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है दोस्तों उसके अंदर क्या क्या होगा। पहले भी दोस्तों अपनों ने पढ़ा है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट्स ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये 168 के अंदर पढ़ा था। तो क्या ये सारी चीज़ें होगी, इंस्ट्रक्शन टू बिडर सारा, ठीक है। तो कुछ दोस्तों छोटी मोटी बातें जो क्या है इसके अंदर भी इन्होंने बता दी कि जो बिडिंग डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग द नेचर, क्वांटिटी, टाइम एंड प्लेस और प्लेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होगी दोस्तों इसके अंदर, ये देखिए डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन होगा किसका, गुड्स का, किस नेचर का गुड है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और टाइम और प्लेस वो कब डिलीवरी करेंगे, ठीक है। द क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन टू बी मेट बाय द bidders such as minimum level of experience, past performance, technical capability, manufacturing facilities and financial position etc. और limitation for participation of bidders if any, ठीक है। तो कोई भी दोस्तों एलिजिबिलिटी का अगर कोई क्राइटेरिया है, कोई क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो द क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन टू बी मेट बाय द बिडर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी दोस्तों आपको देखनी है, जो आपका बिडिंग डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर ये सब चीज़ें लिखी होगी, ठीक है। जो भी सप्लायर होगा वो कैसे कब एलिजिबल होगा और उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी कंडीशंस मेट करने के लिए, जैसे उसका एक्सपीरियंस क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस, टेक्निकल कैपेबिलिटी, ठीक है। ये सारी बातें जो क्या है इसके अंदर आपका जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है दोस्तों उसके अंदर लिखा होगा। द बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड कंटेन, पहला तो दोस्तों बता दिया कि गुड्स की नेचर वगैरह, दूसरा दोस्तों बता दिया जो सप्लायर है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गुड्स इंडिकेटिंग एनी लीगल रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ गुड्स एक्सेट्रा विच में बी रिक्वायर्ड टू बी मेट बाय द सक्सेसफुल बिडर। और दोस्तों कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं, ठीक है, कुछ कानूनी दोस्तों बाधाएं बोलो या कानूनी नियम कानून बोल दो, शर्तें, कानूनी शर्तें जो क्या है उस बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर होगी, ठीक है, कि जो क्या है जो बिडर होगा, जो सक्सेसफुल बिडर होगा मतलब जिसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा, राइट, जो आपको सामान सप्लाई करेगा उसको क्या है उनकी पालना करनी रहेगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गुड्स इंडिकेटिंग एनी लीगल रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ गुड्स विच मे रिक्वायर टू बी मेट बाय द सक्सेसफुल बिडर, ठीक है। अगला है दोस्तों द प्रोसीजर एज वेल एज डेट, टाइम एंड प्लेस फॉर सेंडिंग बिड्स, कि प्रोसीजर क्या है बिडिंग का,
डेट टाइम प्लेस कहाँ पे आपको सेंड करनी है, वो सब चीज़ें हुई। आजकल तो जैसे दोस्तों ऑनलाइन है, ई प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, तो प्लेस वगैरह का नहीं है, ऑनलाइन क्या है वो सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अगला डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ ओपनिंग ऑफ बिड, बिड कब ओपन होगी ये सारा बिडिंग डॉक्यूमेंट में होगा, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि बिड रहेगी 7 से लेकर 15 तारीख तक जो क्या है आप बिड ओपन रहेगी, ठीक है, आप इसके अंदर अपनी बिड डाल सकते हो। 16 तारीख को इसका हम देखेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, 20 तारीख को रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब आपको बिड सिक्योरिटी जमा करानी है, अब आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करवानी है, ठीक है, वो वगैरह वगैरह सारी बातें जो क्या है बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होगा, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ बिड, हम बिड को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, क्या हम ये देखेंगे कि ये L1 है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा, ठीक है। कम से कम कितने बिड जब आएंगी, जब हम इसको इस इंक्वायरी को, मान लो ओपन टेंडर इंक्वायरी है, 2 लोगों ने ही बिड दी है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हम इसको मना कर दें कि यार कंपटीशन कम है, कम से कम 3 लोग तो बिड दें, 4 लोग तो बिड दें, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है कि क्या क्राइटेरिया रहेगा। स्पेशल टर्म्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस, कुछ स्पेशल टर्म्स हो सकती है। एसेंशियल टर्म्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो तो दोस्तों जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो डॉक्यूमेंट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा, उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी। Bidding documents should include a clause that if a firm quotes nil charges consideration, the bid shall be treated as unresponsive and will not be considered। अगर कोई दोस्तों नील डाल देता है, ठीक है, तो उसकी क्या है अनरेस्पॉन्सिव बिड उसको माना जाएगा। एनी अदर इन्फॉर्मेशन विच द प्रोक्योरिंग एंटिटी कंसीडर्स नेसेसरी फॉर बिडर्स टू सबमिट देयर बिड, कुछ और दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। तो दोस्तों सिंपल बातें जो क्या है इसके अंदर सारी दी गई है, ठीक है। पहला दोस्तों अगर आपको ट्रांसपेरेंसी कंपटीशन फेयरनेस रखना है तो पहला पॉइंट ये बता दिया। इस पहले पॉइंट के अंदर दोस्तों ABCD करके आपको HI तक ये पॉइंट बता दिए। इसके बाद दोस्तों आपको मॉडिफिकेशन ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी इसके अंदर एक क्लोज दिया गया है, ठीक है। तो अगला देखते हैं दोस्तों मॉडिफिकेशन ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सा बात है कि कोई भी आपको मान लो प्रोक्योरमेंट करना है तो एक डॉक्यूमेंट आप बिड डॉक्यूमेंट बनाओगे, ठीक है। बिड डॉक्यूमेंट आपने बना दिया दोस्तों, ठीक है। और इस बिड डॉक्यूमेंट के अंदर सारी जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो है, किस प्रकार का सामान चाहिए, कैसे बिड लगानी है, ठीक है, सक्सेसफुल बिडर कौन होगा, बिडिंग में भाग लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, वो सारी बातें बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर है, ठीक है। तो मान लो दोस्तों 1 से लेके 15 तारीख तक जो है बिड ओपन होने वाली थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ, 14 तारीख को क्या है आपको ऐसा लगा कि इस बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो तो इस केस के अंदर मान लो 1 से लेकर 15 तक बिड ओपन होनी थी, ठीक है, 14 तारीख को लगा मेरे को इसमें मॉडिफाई करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, राइट। तो दोस्तों मान लो ABCD 4 लोग थे, ABCD, ठीक है। तो ABC ने दोस्तों क्या है 13 तारीख को ही बिड डाल दी। उन्होंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा, उनको लगा कि हाँ ये सामान हम सप्लाई कर सकते हैं, हम सारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशंस जो हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बातें लिखी गई है, बिड डॉक्यूमेंट के अंदर बातें लिखी गई है, वो सारी हम पूर्ण कर लेंगे। 13 तारीख को उन्होंने बिड डाल दी। किसी ने बोल दिया मैं 100 रुपये में दूंगा, कोई कहता है मैं 150 में, 200 में, ये सारी बिड इन्होंने डाल दी। डी ने नहीं डाली बिड, ठीक है, राइट। तो दोस्तों अगर आप 14 तारीख को बिड डॉक्यूमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन करते हो तो आपको दोस्तों क्या है इनको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिड डाल दी तो अब ये आपका प्रोसेस ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आप दोस्तों 14 तारीख को अगर बिड डॉक्यूमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन करते हो तो आपको क्या है ये लिमिट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। 1 से लेकर 15 तक था, आप 15 दिन इसको और बढ़ा दो, ठीक है, 1 से लेकर 30 तक कर दो। और दोस्तों इनको वापस बोल दो कि आप रीसबमिट कर सकते हो बिड्स को। ये जो है इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गया है, राइट। तो ये सारी बातें जो क्या है 3 नंबर पॉइंट के अंदर बताई गई है, ठीक है। अब आपको ईजिली समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों क्या है modification to a bidding document in case any modification is made to the bidding document or any clarification is issued। कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई क्लैरिफिकेशन इशू करा जाता है बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर विच मटेरियली अफेक्ट्स द टर्म्स कंटेंट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है दोस्तों। कोई मॉडिफिकेशन करोगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस तो चेंज होगी ही, ठीक है। द प्रोक्योरिंग एंटिटी शैल पब्लिश और कम्युनिकेट सच मॉडिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन इन द सेम मैनर एज द पब्लिकेशन और कम्युनिकेशन ऑफ द इनिशियल बिडिंग डॉक्यूमेंट वाज मेड। जिस मेथड से दोस्तों इन्होंने एडवर्टीजमेंट उसका किया था बिडिंग डॉक्यूमेंट का कि हाँ ये बिड है, इसमें आप बिड दो, ये सामान मुझे परचेज करना है, मॉडिफिकेशन भी दोस्तों क्या उसी मैनर में इनको करना है ताकि क्या सभी को पता रहे कि ये मॉडिफिकेशन इसके अंदर हुआ है, ठीक है। इजी बातें हैं। अगला देखते हैं इन केस ए क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन इज इश्यूड टू द बिडिंग डॉक्यूमेंट द प्रोक्योरिंग एंटिटी शैल बिफोर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स एक्सटेंड सच लिमिट, ठीक है। मैंने बताया दोस्तों 1 से लेकर 15 तक है तो इसको 15 दिन मान लो और बढ़ा दिया, 1 से लेकर 30 तक कर दिया, ठीक है। द प्रोक्योरिंग एंटिटी क्या कर दिया उसने दोस्तों, जो बिड सबमिशन की डेट जो है उसको बढ़ा दी, ठीक। एक्सटेंड सच लिमिट इफ इन इट्स ओपिनियंस मोर टाइम इज
required by bidders to take into account the clarification or modification as the cases may be while submitting their bids। ठीक है, प्रोक्योरिंग एंटिटी को दोस्तों लगता है कि जो भी बिड सबमिट करने वाले सप्लायर हैं उनको टाइम लगेगा, तो वो लिमिट क्या एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल बातें हैं। अगला दोस्तों सी नंबर पे क्या लिखा गया है, एनी बिडर हु हैज सबमिटेड हिज बिड इन रिस्पॉन्स टू द ओरिजिनल इन्विटेशन शैल हैव द अपॉर्चुनिटी टू मॉडिफाई और रीसबमिट इट। ठीक है, मैंने बताया दोस्तों 1 से लेके 15 तारीख तक ओपन था, ABCD 4 लोग थे। ठीक है, 14 तारीख ने आपने क्या मॉडिफिकेशन कर दिया, ABC ने मान लो 13 तारीख को बिड सबमिट कर दी थी। तो इस केस के अंदर बता रहा है दोस्तों, ये जिन्होंने 13 तारीख को बिड सबमिट कर दी थी, 14 तारीख को आपने मॉडिफाई कर दिया, तो वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको रीसबमिट कर सकते हैं बिड को। ठीक है, इसको मॉडिफिकेशन से दे सकते हैं, राइट। तो ये क्लॉज 20 के अंदर दिया गया, एनी बिडर हु हैज सबमिटेड हिज बिड इन रेस्पॉन्स टू द ओरिजिनल इन्विटेशन, वो क्या कर सकता है, एनी बिडर यहाँ से पढ़िए, शैल हैव द अपॉर्चुनिटी टू मॉडिफाई और रीसबमिट इट, उसको वापस रीसबमिट कर देगा। ठीक है, एज द केस में भी, और विथड्रॉ सच बिड in case the modification to the bidding document material affect the essential terms of the procurement within the period initially allotted or such extended time as may be allowed for submission of the bids। ठीक है, तो दोस्तों क्या बोल दिया, मान लो मॉडिफिकेशन हो गया बिड डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ABC ने क्या है बिड डाली थी, तो ऐसा नहीं है कि ये आगे मॉडिफिकेशन के बाद में इसमें भाग ले, वो मॉडिफाई कर दे अपनी बिड। ठीक है, वो बैकआउट भी कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार हमारे बस की नहीं है ये सामान सप्लाई करना, इस कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशंस जो चेंज हुई है मॉडिफिकेशन, हम उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या बैकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स आफ्टर द मॉडिफिकेशन आर मेड टू द बिडिंग डॉक्यूमेंट बाय द प्रोक्योरिंग एंटिटी। ठीक है, तो वही बातें इसके अंदर बताई गई है, सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, provided that the bid last submitted or the bid as modified by the bidder shall be considered for evaluation। जो भी दोस्तों लास्ट बिड होगी, जब मॉडिफिकेशन के बाद उसने बिड डाली होगी, उसको इवेल्युएशन के लिए क्या है दोस्तों रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 नंबर पॉइंट, राइट। पहला दोस्तों पढ़ लिया था, पहले के अंदर कुछ पॉइंट थे, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया मॉडिफिकेशन। अब पढ़ते हैं अपने चौथा। तो अगला देखते हैं दोस्तों 4 नंबर में क्या बोला गया है, सुटेबल प्रोविजंस शुड बी केप्ट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट टू एनेबल ए बिडर टू क्वेश्चन द बिडिंग कंडीशन, बिडिंग प्रोसेस एंड और रिजेक्शन ऑफ इट्स बिड्स। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रोविजंस भी आपको बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर होने चाहिए कि कोई भी दोस्तों क्या है बिडर अगर क्वेश्चन करे, ठीक है, किस बारे में, बिडिंग की कंडीशंस के बारे में, बिड के प्रोसेस के बारे में, या उसकी बिड को रिजेक्ट क्यों किया गया है। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजंस दोस्तों आपको इसके अंदर बिड डॉक्यूमेंट के अंदर डालने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या है, बिड डॉक्यूमेंट कैसा होगा, अगर दोस्तों बिड डॉक्यूमेंट अच्छा बना होगा, ठीक है, जो आपका बिड डॉक्यूमेंट दोस्तों अगर अच्छा बना होगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर होगी, तभी तो दोस्तों जो बिडिंग की प्रोसेस है, जो प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस आप बोल दो, वो ट्रांसपेरेंट होगी। ठीक है, जो फेयर होगी दोस्तों, वो कॉम्पिटिटिव होगी। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों किसी की मनमानी नहीं चलेगी। तो वो सारे पॉइंट दोस्तों इसके अंदर बताए गए हैं कि बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ये प्रोविजन भी इंक्लूड करने हैं। द रीजंस फॉर रिजेक्टिंग ए टेंडर और नॉन इशूइंग ए टेंडर डॉक्यूमेंट टू ए प्रोस्पेक्टिव बिडर मस्ट बी डिस्क्लोज्ड वेयर इंक्वायरीज आर मेड बाय द बिडर। अगर दोस्तों इंक्वायरी होती है, कोई पूछता है कि हाँ ये जो टेंडर है या आपने इसको नहीं दिया, ठीक है, तो ये क्यों नहीं दिया, ये सारा प्रोविज़न दोस्तों इसके अंदर डालना पड़ेगा आपको बिड डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अगला है सुटेबल प्रोविजंस फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इफ एनी इमेनेटिंग फ्रॉम द रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केप्ट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। और दोस्तों क्या है, सेटलमेंट अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो कैसे सेटल होगा, कौन उसकी मध्यस्थता करेगा, ठीक है, क्या उस पर नियम कानून होंगे, वो सारे बिड डॉक्यूमेंट के अंदर देने हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप AOGE ऑफिस के अंदर काम किया हो या कोई और डिपार्टमेंट में हो, तो आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट अगर आपने पढ़ा हो, बिड डॉक्यूमेंट अगर आपने पढ़ा हो, तो दोस्तों काफ़ी बड़ा एक क्या डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे पेजेस इसके अंदर लगे होते हैं, तो वो सारी बातें जो क्या है इसके अंदर लिखी होती है। अगर कोई डिस्प्यूट आ गया तो कैसे सेटल होगा, किसको बिड दी जाएगी, कितनी बिड सिक्योरिटी ली जाएगी, कितनी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाएगी। ठीक है, तो वो सारी बातें जो क्या है उस एग्रीमेंट के अंदर दोस्तों लिखी रहती है। ठीक है, अगला है द बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड इंडिकेट क्लियरली द रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी इंटरप्रेटेड अंडर इंडियन लॉज। ठीक है, अगला है दोस्तों द बिडर शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू प्रिपेयर एंड सेंड देयर बिड्स। रीजनेबल टाइम दिया जाएगा। द बिड शुड बी ओपन इन पब्लिक, बिड को ओपनली पब्लिक में ओपन किया जाएगा। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिडर शुड बी परमिटेड टू अटेंड द बिड ओपनिंग। जो भी रिप्रेजेंटेटिव हुए, ठीक है, उनको क्या है दोस्तों अटेंड करना पड़ेगा सारी चीज़। द स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड गुड शुड बी क्लियरली स्टेटेड विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। जो सामान आपको चाहिए दोस्तों वो आप अच्छे से बताओगे। ठीक है, सो दैट द प्रोस्पेक्टिव बिडर कैन सेंड देयर मीनिंगफुल बिड्स।
ठीक है। सामान दोस्तों आप अच्छे से बताओगे मुझे क्या चाहिए, तभी तो वो अच्छी सी बिड आएगी आपके पास। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सफिशिएंट नंबर ऑफ बिडर्स द स्पेसिफिकेशन शुड बी ब्रॉड बेस्ड टू द एक्सटेंट फिजिबल। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बिडर आए, अट्रैक्ट आप करना चाहते हो तो स्पेसिफिकेशन दोस्तों क्या है, आपको अच्छे से उसको अंदर बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला है दोस्तों प्री बिड कॉन्फ्रेंस इन केस ऑफ टर्न की कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोस्तों टर्न की कॉन्ट्रैक्ट करते हो या स्पेशल नेचर का कोई भी प्रोक्योरमेंट करना चाहते हो, स्पेशल नेचर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड एंड कॉस्टली इक्विपमेंट, कोई भारी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, wherever felt necessary a suitable provision is to be kept in the bidding documents for one or more rounds of pre-bid conference for clarifying issues and clearing doubt। अगर दोस्तों कोई महंगा सामान है, ठीक है, कोई मशीनरी है हैवी, ठीक है, कॉस्टली है, तो उस केस के अंदर दोस्तों उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो भी उस बिड के अंदर भाग लेने वाला है, मान लो उसको थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, प्रोक्योरिंग एंटिटी को ये पता है, तो वो क्या है दोस्तों कॉन्फ्रेंस भी रख सकते हैं, उसमें सबको इनवाइट कर लेंगे, उनके डाउट क्लियर कर लेंगे कि हाँ कैसी मशीनरी चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, इफ़ एनी अबाउट द स्पेसिफिकेशन एंड अदर अलाइड टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, इस रिलेटेड अगर कोई इशू है, डाउट है, तो वो दोस्तों प्री बिड कॉन्फ्रेंस के अंदर सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टेड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट, जो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर है, द डेट एंड टाइम प्लेस ऑफ द प्री बिड कॉन्फ्रेंस शुड बी इंडिकेटेड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो दोस्तों एक सेकेंड, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या बोला गया है, जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस होगी उसका डेट टाइम प्लेस जो क्या है सारा आपको बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर देना है। ठीक है, द डेट शुड बी सफिशिएंटली अवेयर ऑफ द ओपनिंग डेट, बिड ओपनिंग डेट। तो दोस्तों जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस की डेट है वो क्या है, बिड ओपनिंग की जो डेट होगी उससे काफ़ी पहले होनी चाहिए ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए। द रिकॉर्ड्स ऑफ सच कॉन्फ्रेंस शैल बी इंटीमेटेड टू ऑल बिडर्स। दोस्तों जो कॉन्फ्रेंस की जो भी बातें होगी, मिनट्स होंगे, वो सारी जगह हैं सबको बता दो आप। एंड शैल ऑल्सो बी एग्जिबिटेड ऑन द वेबसाइट वेयर टेंडर वाज पब्लिश्ड। ठीक है, ऑनलाइन उसको पब्लिश भी आपको करना है। क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग रेस्पॉन्सिवनेस आर टू बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर इवेल्युएटिंग द बिड्स सच एज। ठीक है दोस्तों, जब भी आप रेस्पॉन्सिवनेस को डिटरमाइन करते हो, मान लो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है, ठीक है, तो आपको क्या है दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, डिलीवरी का टाइम, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ठीक है, प्राइस क्या होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों बिड डॉक्यूमेंट के अंदर होगी। ठीक है, अगला दोस्तों बता दिया, बिड्स रिसीव्ड शुड बी इवेल्युएटेड इन द टर्म्स कंडीशन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर टर्म्स कंडीशन होगी उसके हिसाब से आपको बिड्स को इवेल्युएट करना है। कोई भी नई कंडीशन को दोस्तों क्या है इसके अंदर आपको नहीं ऐड करनी है। ठीक है, अगला है दोस्तों, अब दोस्तों इजी बातें हैं, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। बिडर्स शुड नॉट बी परमिटेड टू अल्टर और मॉडिफाई देयर बिड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द डेडलाइन फॉर द रिसिप्ट ऑफ बिड्स। मॉडिफाई नहीं कर सकते डेट कंप्लीट हो जाने के बाद। नेगोशिएशन विद बिडर्स आफ्टर बिड ओपनिंग मस्ट बी सिवियरली डिस्करेज्ड। नेगोशिएशन दोस्तों आपको नहीं करनी है, ठीक है, बिडर्स के साथ, राइट। नेगोशिएशन विद बिडर्स आफ्टर बिड ओपनिंग मस्ट बी सिवियरली डिस्करेज्ड। ठीक है, कोई भी आपको नेगोशिएशन उनसे नहीं करनी है। हाउ एवर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वेयर प्राइस नेगोशिएशन अगेंस्ट एन ad hoc procurement is necessary due to some unavoidable circumstances, the same may be resorted to only with the lowest evaluator responsive bidder। अगर दोस्तों ज़रूरत है तो आप कर भी सकते हो, वो भी किससे करनी है, जिसने सबसे लोवेस्ट जो क्या है बिड लगाई है। ठीक है, अगला दोस्तों ये डिलीट हो गया 15 नंबर। 16 नंबर पे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑर्डिनरी बी अवार्डेड टू द लोवेस्ट इवेल्युएटेड बिडर। सबसे जो लोवेस्ट जिसने बिड लगाई है, L1 जो है, L1 L2 L3, मान लो 3 लोग थे, ठीक है, ABC 3 लोग थे। कोई बोलता है L1 मतलब मैं 100 रुपये में सामान दूंगा, कोई बोलता है L2 में 150 में। ये L2 हो गया, किसी ने 300 लगाई, तो मतलब L1 कौन होगा, लोअर वन, ये 150 वाला L2, 300 वाला L3। तो किसको मिलेगी दोस्तों, जो सबसे सस्ता सामान आपको दे रहा है। ठीक है, जनरली यही होता है। कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑर्डिनरली बी अवार्डेड टू द लोवेस्ट इवेल्युएटेड बिडर हुज बिड हैज़ बीन फाउंड टू बी रेस्पॉन्सिव। ठीक है, एंड हु इज़ एलिजिबल एंड क्वालिफाइड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फैक्टरली एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉरस्पॉन्डिंग बिडिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो L1 होगा वो जो एलिजिबल है, वो क्वालिफाइड है सारी कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशंस में, उसको क्या है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाएगा। हाउ एवर वेयर द लोवेस्ट एक्सेप्टेबल बिड अगेंस्ट एड ऑफ रिक्वायरमेंट इज नॉट इन पोजिशन टू सप्लाई द फुल क्वान्टिटी रिक्वायर्ड, the remaining quantity as far as possible be ordered from the next high responsive bidder at the rates offered by the lowest responsive bidder। ठीक है, तो दोस्तों अगर वो जो L1 वाला है पूरा नहीं कर रहा है तो उसका नेक्स्ट हायर जो है उससे भी सामान ले लिया जा सकता है। ठीक है, और रेट दोस्तों कौन सा लगेगा, जो लोवेस्ट रेस्पॉन्सिव बिडर ने लगाया है, राइट।
तो ये हो गया दोस्तों आपका 16 नंबर। अगला चलते हैं अपने प्रोक्योरमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वाइल प्रोक्योरिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर शैल इंश्योर दैट दे कैरी द नोटिफाइड थ्रेशोल्ड और हायर स्टार रेटिंग ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। दोस्तों जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आपको ध्यान रखना है, उनके स्टार रेटिंग अच्छी होनी चाहिए जो आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर ये आपको ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें जो है बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर होंगी। द नेम ऑफ द सक्सेसफुल बिडर्स अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेंशन्ड इन द CPPP पोर्टल पे डालना है आपको कि किसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वेबसाइट एंड देयर नोटिस बोर्ड और बुलेटिन। जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट उनकी वेबसाइट पे, नोटिस बोर्ड पे, सब पे आपको क्या है ये चीज़ें पब्लिश करनी पड़ेगी। रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स इज जस्टिफाइड व्हेन, दोस्तों सारी बिड ही आपने रिजेक्ट कर दी, कब कर सकते हो, लैक ऑफ कंपटीशन, ठीक है, लैक ऑफ क्या हो गया, कंपटीशन, इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग। मान लो कोई हैवी मशीनरी खरीदनी थी, आपको उम्मीद थी कम से कम 10 लोग तो आएंगे, वहाँ पे लोग आए 2 ही, ठीक है, तो आप क्या है रिजेक्ट भी कर सकते हो उसको, क्योंकि आपको प्रॉपर कंपटीशन नहीं मिला, आपको अच्छा सामान नहीं मिल सकता इसमें, ठीक है। ऑल बिड्स एंड प्रपोजल्स आर नॉट सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स। जो भी दोस्तों बिड्स आई हैं, प्रपोजल आए हैं, वो क्या हैं, सही नहीं है, आपके रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं। द बिड्स प्रपोजल प्राइसेस आर सब्सटेंशियली हाई, प्राइस दोस्तों ज़्यादा हाई है, ठीक है। नन ऑफ द टेक्निकल प्रपोजल्स मीट्स द मिनिमम टेक्निकल क्वालिफाइंग स्कोर, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है जो आपको चाहिए वो नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दी इसके अंदर कि लैक ऑफ कंपटीशन इन रूल 173 का जो ये ऊपर वाला है कि इसमें बता दी कि लैक ऑफ कंपटीशन है तो आप बिड्स को रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्या है, एक एक्सेप्शन भी है, लैक ऑफ कंपटीशन इन रूल 173 शैल नॉट बी डिटरमाइंड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द बिडर। अभी जैसे मैं बता रहा था कि 2 लोग हैं तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों पूर्णतया क्या है ये इस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कई बार दोस्तों सामान ही ऐसा है कि मान लो 2 ही कंपनी बनाती है, फिर आप तीसरी से कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप 2 मतलब जो नंबर ऑफ बिडर्स जो हैं उनको देख के आप कोई भी बिडर रिजेक्ट कर दो। लैक ऑफ कंपटीशन इन रूल शैल नॉट बी डिटरमाइंड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द बिडर इवन व्हेन ओनली 1 बिड इज सबमिटेड द प्रोसेस मे बी कंसीडर्ड वैलिड। अगर दोस्तों ओनली मात्र एक ही बिड आती है तो भी वो बिड सक्सेसफुल मानी जाएगी, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर सकते हो, प्रोवाइडेड क्या कि प्रोक्योरमेंट वाज सेटिस्फैक्टरली advertised and sufficient time have given for submission of bids, the qualification criteria was not unduly restricted, ठीक है। कि जो प्रोक्योरमेंट जो है दोस्तों उसको एडवर्टाइज किया था आपने, ठीक है, सफिशिएंट टाइम दिया था बिड के, मान लो 15 दिन दे दिए बिड देने के लिए, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक किसी ने दी ही नहीं बिड, कोई सप्लाई करना ही नहीं चाहता सामान, लेकिन दोस्तों आपकी तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो मान लो 1 बिड भी आई है तो भी लैक ऑफ कंपटीशन के हिसाब से इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको उसको देना है, ठीक है। द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया विल नॉट अनड्यूली रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है, आप बिना बात के आपने कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर नहीं लगाई थी, ठीक है। प्राइस आर रीजनेबल इन कंपैरिजन टू मार्केट वैल्यू, प्राइस भी दोस्तों क्या थे, रीजनेबल थे, आपने मार्केट से कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपका, उसके अंदर बता दिया कि लैक ऑफ कंपटीशन आप नहीं मानोगे इसके अंदर। व्हेन ए लिमिटेड और ओपन टेंडर रिजल्ट्स इन ओनली 1 इफेक्टिव ऑफर इट शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर दोस्तों ओपन टेंडर था, राइट, तो व्हेन ए लिमिटेड और ओपन टेंडर रिजल्ट्स इन ओनली 1 इफेक्टिव ऑफर, एक ही इफेक्टिव ऑफर आपके आया है तो उसको सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट आप मान सकते हो, ठीक। उम्मीद थी 4 आएंगे लेकिन एक ही आ गया तो क्या है, सिंगल टेंडर मान लो इसको। इन केस ए परचेज कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू परचेज और रिकमेंड द प्रोक्योरमेंट, नो मेंबर ऑफ द परचेज कमेटी शुड बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू एनी अदर मेंबर ऑफ सच कमेटी इन केस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट एक्सटीड ₹25 लाख रुपीज़। अगर दोस्तों परचेज कमेटी के थ्रू आपको सामान परचेज करना है, ठीक है, तो दोस्तों परचेज कमेटी के अंदर मान लो 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक है। परचेज कमेटी से के थ्रू आपको दोस्तों सामान परचेज करना है और परचेज कमेटी के अंदर 4 लोग हैं। तो अगर दोस्तों प्रोक्योरमेंट जो क्या है आपका, प्रोक्योरमेंट जो क्या है दोस्तों, अगर 25 लाख से ज़्यादा का है सामान, आपको 25 लाख से ज़्यादा का खरीदना है, तो क्या है ये आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में कंसल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों 25 लाख से ज़्यादा सामान है, ये आपस में डिस्कस कर लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो सामान आप परचेज कर रहे हो वो आपको रीज़नेबल रेट में ना मिले, क्योंकि
आपस में मिल जाएंगे तो दोस्तों क्या है, मे बी क्या है, रिंग फॉर्मेशन बन सकता है परचेज कमेटी का भी, ठीक है। तो मतलब कुछ भी अनफेयर ना हो, बेस्ट आपको सामान मिले, ठीक है, बेस्ट पैसे के अंदर। तो इसलिए क्या है, ये क्लोज भी इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। 25 लाख से अगर कोई सामान ज़्यादा होगा तो क्या है, उनको आपस में क्या है डिस्कस नहीं करना है। इन केस परचेज कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट टू परचेज और रिकमेंड द प्रोक्योरमेंट, नो मेंबर ऑफ द परचेज कमेटी शुड बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू एनी अदर मेंबर ऑफ सच कमेटी इन केस एस्टिमेटेड वैल्यू द प्रोक्योरमेंट एक्सीड ₹25 लाख। 25 लाख से ज़्यादा सामान है तो आप उसमें क्या है, इनको दोस्तों रिपोर्ट नहीं करना है डायरेक्टली, ठीक है। इनसे अलग अलग जो क्या है ओपिनियन लिए जाएंगे, राइट। तो ये हो गया आपको दोस्तों 173 नंबर रूल जो है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों क्या है, अपने 174 डिस्कस करेंगे और फिर दोस्तों अपने सर्विसेज के प्रोक्योरमेंट पे चलेंगे, राइट। सर्विस का प्रोक्योरमेंट हो जाएगा तो अपना चैप्टर नंबर 6 जो क्या है कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और दोस्तों चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के अंदर दोस्तों बहुत सारे सवाल जो क्या है इस चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर रब करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।